नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल तंवर। सीकर क्लासेज में आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज जो आपको एक लाइब्रेरी का पूरा कंटेंट प्रदान करता है। हम यहाँ लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और कॉलेज लाइब्रेरियन की जो सिलेबस है उसको हम यहाँ जो आपको पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सीकर क्लासेज ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सीकर क्लासेज ऐप है वो आपको जो है उसका स्क्रीन मोबाइल पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। आज ये हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो लाइब्रेरी की रीड होती है, लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसके बिना लाइब्रेरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जैसा कि नाम से विदित है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है लाइब्रेरी के क्लास शब्द से हुई है। क्लास शब्द है उससे क्लासिस शब्द का निर्माण हुआ है और क्लासिस से क्लासिफिकेशन शब्द बना है। यहाँ अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास का मतलब होता है विभाजन करना, बांटना या बंटवारा करना। इस शब्द का प्रयोग है वो प्राचीन रोम में किया गया था, क्लास शब्द का प्रयोग, और वहां संपत्ति के विभाजन के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लास शब्द है उससे क्लासिस शब्द बना और क्लासिस शब्द से क्लासिफिकेशन शब्द का जो है निर्माण हुआ। वर्गीकरण जो है सामान्यतः जो है पुस्तकालय में 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसे सामान्य वर्गीकरण, ज्ञान वर्गीकरण एवं पुस्तकालय वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। सामान्य वर्गीकरण, ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण के इतिहास की बात की जाए तो वर्गीकरण का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव की उत्पत्ति। ये कहा जाता है कि एक मानव को बंदर से मानव बनाने वाला जो पहला कार्य था वो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ही था। क्लासिफिकेशन के बिना कोई कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन की हमें पुस्तकालय में हर समय आवश्यकता होती है। एक पुस्तकालय में हजारों लाखों की संख्या में पुस्तकें होती हैं और उन पुस्तकों का जो है अगर सही क्रम में विभाजन या बंटवारा नहीं किया जाएगा तो वह पुस्तक है वो पाठक को या पुस्तकालय कर्मचारी को ढूंढने में समस्या होगी। इसलिए जो है पुस्तकालय वर्गीकरण है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर बात वर्गीकरण की जाए तो वर्गीकरण जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्गीकरण में हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हमारी माताएं, बहनें आदि भी घर में करती हैं। जैसे घर की वस्तुओं को, घर की प्लेटों को एक साथ रखना, घर की सारी प्लेटों को एक साथ रखना, घर की चम्मचों को एक साथ रखना, कटोरियों को एक साथ रखना, ये सामान्य जीवन में वर्गीकरण है। अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो बाजार में एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, जो बाजार में सब्जी बेचता है, वह व्यक्ति अगर आपने देखा है तो टमाटर एक टोकरी में रखता है, प्याज एक टोकरी में रखता है और जो है अन्य जो सब्जियां हैं वो एक टोकरी में रखता है। यदि वह व्यक्ति उन सबको अपने ठेले में मिक्सिंग कर देगा, मिला देगा, तो वह वस्तु हमें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अलग अलग उनका क्या करता है, विभाजन करता है, और वो विभाजन ही क्या है, आपका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। जहां तक पुस्तकालय वर्गीकरण की बात की जाए तो हम वर्गीकरण के इतिहास में चलते हैं तो देखते हैं कि जो वर्गीकरण है सामान्यतः उसको 3 कैटेगरियां बांटी गई हैं। पहली कैटेगरी जो इसको दी गई है वह दी गई है आपकी सामान्य वर्गीकरण की, दूसरी दी गई है ज्ञान वर्गीकरण की और तीसरी दी गई है पुस्तकालय वर्गीकरण की। इन तीनों से हम देख सकते हैं कि सामान्य वर्गीकरण है वो सबसे पहले, सामान्य वर्गीकरण से ज्ञान वर्गीकरण की उत्पत्ति हुई
और ज्ञान वर्गीकरण से ही पुस्तकालय वर्गीकरण की उत्पत्ति हुई है। सामान्य जो वर्गीकरण होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सह उद्देश्य और एक होता है नि उद्देश्य। सह उद्देश्य वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा वर्गीकरण जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को आधार बनाकर किया जाता है, ऐसा वर्गीकरण है वो सह उद्देश्य वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा है और प्राचार्य उसको कहता है कि जाइए और फला क्लास के बच्चों को गिन के आइए, और वो गिन के आता है और बताता है कि क्लास 8 में इतने बच्चे हैं, क्लास 9th में इतने बच्चे हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारा सह उद्देश्य वर्गीकरण है। ये आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम वर्गीकरण का नाम भी दिया जाता है। सामान्य भाषा में इसे हम कृत्रिम वर्गीकरण भी कह सकते हैं। सार रूप में कहें तो सह उद्देश्य वर्गीकरण वह होता है जो किसी उद्देश्य को आधार मानकर किसी उद्देश्य को लेकर जो किया जाता है वह आपका सह उद्देश्य या कृत्रिम वर्गीकरण होता है। नि उद्देश्य सामान्य वर्गीकरण का जो दूसरा भाग है वो है आपका नि उद्देश्य वर्गीकरण। नि उद्देश्य वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य ऐसा है कि हम ये वर्गीकरण करते नहीं हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने आप हो जाता है। उदाहरण से मानिए कि एक व्यक्ति है, वो किसी बगीचे में बैठा है और बगीचे की बेंच पे बैठा किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन सामने जो उसके पेड़ आएंगे वो बैठे अपने आप ही गिन लेता है कि इसमें इतने पेड़ हैं, वो किसके हैं, इतने पेड़ अशोक के हैं, इतने पेड़ बबूल के हैं। इस तरह वो काउंट कर पाता है और अपने आप उसकी दृष्टि में आता है। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो नि उद्देश्य वर्गीकरण होता है। ऐसा व्यक्ति करना नहीं चाहता, इस प्रकार का वर्गीकरण व्यक्ति चाहता नहीं है, लेकिन अपने आप हो जाता है, तो ये आपका जो है नि उद्देश्य वर्गीकरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य वर्गीकरण है वह 2 प्रकार का होता है, एक सह उद्देश्य और एक नि उद्देश्य वर्गीकरण। 2 प्रकार का वर्गीकरण जो सामान्य वर्गीकरण होता है, सह उद्देश्य और नि उद्देश्य वर्गीकरण। वर्गीकरण का जो दूसरा प्रकार है हमारा वह है ज्ञान का वर्गीकरण। ज्ञान का वर्गीकरण, ज्ञान का वर्गीकरण, ज्ञान के वर्गीकरण आपको पता है जो ज्ञान के पिता हैं, ज्ञान के पिता अरस्तु हैं। ज्ञान के पिता अरस्तु हैं और ज्ञान के पिता अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है वह ज्ञान का वर्गीकरण है। ज्ञान का वर्गीकरण में ऐसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कुछ अज्ञात अथवा भविष्य में ज्ञात हो सकता है। यह ज्ञान को मूर्त रूप में क्रमबद्ध करने वाली भावात्मक प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान वर्गीकरण, जो ज्ञान वर्गीकरण है उससे हमारा तात्पर्य होता है कि ऐसे ज्ञान या ऐसा विभाजन जो मौजूद नहीं है, जो अज्ञात है, वो या तो भविष्य में हमें नजर आएगा, या तो भविष्य में हमें नजर आएगा, भविष्य में नजर आएगा, में नजर आएगा, आएगा, या हम कह सकते हैं कि वो ऐसा वर्गीकरण जो अभी तक गठित न हुआ है, भविष्य की गर्भ में ऐसा है, वो कैद है, और ये मूर्त रूप में जो है क्रमबद्ध करने वाली होती है। और ज्ञान वर्गीकरण होता है वो एक भावात्मक प्रक्रिया होती है। अरस्तु ने जो ज्ञान वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा है। उन्होंने पहला जो विभाजन किया है वह है दार्शनिक अर्थात फिलोसफिक, दूसरा किया है वह है तार्किक, और जो तीसरा वर्गीकरण किया है वो है उसका वैज्ञानिक, अर्थात फिलोसफिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक। 3 प्रकार के ज्ञान को बांटा गया है, जिसमें दर्शन, ईश्वर, आत्मा आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो सारा हमारा कैसा वर्गीकरण है, वह दार्शनिक वर्गीकरण है, जिसमें हम तर्क विज्ञान का अध्ययन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा तार्किक या लॉजिकल ज्ञान है। तीसरा है वैज्ञानिक या साइंटिफिक, जिसमें हम
जो है नियमों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर तत्वों को जांचते हैं, वो आपका वैज्ञानिक जो है ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान वर्गीकरण है, उसके 3 भाग हैं, दार्शनिक, तार्किक और वैज्ञानिक। जो तीसरे प्रकार का अपना जो वर्गीकरण है वह है पुस्तकालय वर्गीकरण, जो अपने यहाँ महत्वपूर्ण है। इस सिलेबस के हिसाब से भी पुस्तकालय वर्गीकरण है वो महत्वपूर्ण पार्ट है और हम इसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण, अगर हम पुस्तकालय वर्गीकरण को हमें जानना है तो हमें पुस्तकालय है उसके संग्रह और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पुस्तकालय प्राचीन समय में जो संग्रह थे वो केंद्र हुआ करते थे और वर्तमान समय में जो है ज्ञानार्जन के केंद्र हैं। अगर हम सार में कहें तो प्राचीन काल में जो पुस्तकालय थे वो किसका केंद्र थे? संग्रह का केंद्र थे और वर्तमान समय में पुस्तकालय है वो ज्ञान का केंद्र है। उस समय जो है कई वर्षों से, कई महीनों से मुश्किल से एक पुस्तक व्यक्ति लिखता था, क्योंकि टंकण जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, पुस्तक को हाथ से लिखा जाता था, इसलिए पुस्तक की सुरक्षा थी वही आपकी महत्वपूर्ण थी। उस पुस्तक की सुरक्षा जो प्रदान की जाती थी और जहां इनका संग्रह रहता था, सुरक्षा की जाती थी, वो आपका कहलाता पुस्तकालय संग्रह के केंद्र। वर्तमान में जो है टंकण मशीन या टाइपिंग का आविष्कार हो गया, जिससे पुस्तकें रोज हजारों की संख्या में छपती हैं, इसलिए पुस्तकालयों का जो उद्देश्य है वो रह गया आपका क्या? ज्ञानार्जन के केंद्र। सार में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो कभी संग्रह के केंद्र हुआ करते थे, वर्तमान में वो ज्ञानार्जन के केंद्र हो गए हैं। ठीक है, और ज्ञानार्जन में हम बात करें तो पुस्तकालय, एक पुस्तकालय है उसमें हजारों या लाखों सामग्रियां हो सकती हैं और हजारों और लाखों प्रकार की हो सकती हैं। उन हजारों और लाखों प्रकार की सामग्री को व्यवस्थित क्रम में यदि नहीं रखा जाएगा तो वह पाठक को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ऐसी सामग्री को हमें यदि पाठक को सही समय पर उपलब्ध करवाना है तो हमें पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। पुस्तकालय वर्गीकरण है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 3 भागों में बांटा है। पहला जो है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण है, दूसरा मानविकी वर्गीकरण है और तीसरा आपका सामाजिक विज्ञान है। ये जो विभाजन कर रहा है भाई वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन कर रहा है। उसने ज्ञान को कहा है कि ज्ञान 3 ही तरह से प्राप्त हो सकता है, एक या तो प्राकृतिक रूप से, या मानविकी रूप से, और या फिर सामाजिक विज्ञान के रूप में। प्राकृतिक जो हम प्रकृति से सीखते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वो समस्त ज्ञान है वो प्रकृति से प्राप्त किया है। मानव या व्यक्ति विशेष से जो हमें मिलता है वो मानविकी ज्ञान है, और जो हमें समाज और सोसाइटी प्रदान करती है वो आपका सामाजिक ज्ञान है। ठीक है जी। वर्गीकरण की परिभाषा, वर्गीकरण की जो परिभाषा डॉक्टर एस आर रंगनाथन दी है उनके अनुसार डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार विशिष्ट भाषा को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही वर्गीकरण है। जैसा कि हम वर्गीकरण में पढ़ते हैं कि जो भाषा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी विशिष्ट भाषा और एक होती है आपकी कृत्रिम भाषा। विशिष्ट भाषा के अंतर्गत हम शामिल करते हैं किसको? हम उस भाषा को शामिल करते हैं जो किसी विषय विशेष की होती है, जैसे सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है। इस प्रकार की जो भाषा है वो उसकी क्या है? विशिष्ट भाषा होती है। उसी विशिष्ट भाषा को पाठ्य का समय बचाने के लिए या पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम की पालना करने के लिए उसे कैसी भाषा में बदला जाता है? कृत्रिम भाषा में बदला जाता है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यह बताया है इसके बारे में कि विशिष्ट भाषा उसको कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही क्या है? आपका वर्गीकरण है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पुस्तक कोलन क्लासिफिकेशन जो 1933 में आई थी सीसी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक विषय था गणित। कैसा विषय है? ये आपका विशिष्ट विषय है गणित। इसको उन्होंने अपनी पुस्तक में एक जो है
कृत्रिम भाषा में रूपांतरित कर दिया बी। अर्थात कॉलम क्लासिफिकेशन में गणित को किससे संबोधित किया? बी मैथमेटिक्स से। उसी प्रकार एक था जेड, कैसी भाषा थी? कृत्रिम। और इसकी जो विशिष्ट भाषा थी वो क्या थी? कानून। कानून को उन्होंने क्या कह दिया? जेड। तो ये किस प्रकार की भाषा हो गई? कानून विशिष्ट भाषा हो गई। और कॉलम क्लासिफिकेशन में डॉक्टर रंगानाथन ने इसमें जेड का प्रयोग किया। ये कैसी भाषा हो गई? कृत्रिम भाषा हो गई। अर्थात रंगानाथन के अनुसार विशिष्ट भाषा को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही वर्गीकरण है। सीधी भाषा में कहें तो ये समझिए कि सीसी के अनुसार गणित विषय को बी लिख देना, ये आपका क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। दूसरी परिभाषा दी है मार्गेट मान के अनुसार। मार्गेट मान के अनुसार पदार्थों को उनकी समानता व असमानता। यहाँ ये दो एक बात विशेष बताता है कि पदार्थ या तो समान होने चाहिए या पदार्थ असमान होने चाहिए। तो पदार्थों की समानता या असमानता दोनों ही गुण हो सकते हैं के आधार पर अलग अलग रखना क्या है? वर्गीकरण है। अर्थात मार्गेट मान के अनुसार पदार्थों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग रखना क्या है? वर्गीकरण है। या तो असमान वस्तुओं को एक साथ रख दो या समान वस्तुओं को एक साथ रख दो, इस प्रकार की प्रक्रिया वर्गीकरण है। टीएच हेक्सले के अनुसार, टीएच हेक्सले जो है उसके अनुसार वस्तुओं की सादृश्यता एवं समानता के अनुसार सही क्रमबद्ध श्रृंखला में रखना ही वर्गीकरण है। यहाँ ये भाई क्या बात करता है? ये बात करता है सादृश्यता की और समानता की। सादृश्यता एक जैसे दिखने वाले और समानता समान दिखने वाले, उनके अनुसार जो है उनको क्रमबद्ध श्रृंखला में एक निश्चित क्रम में, क्रमबद्ध श्रृंखला एक निश्चित क्रम में रखना ही इसका क्या है? ये वर्गीकरण कहलाता है। और ये कौन बताता है भाई? ये बताता है आपका टीएच हेक्सले। तीसरी परिभाषा है जेएस मिल के अनुसार। जेएस मिल के अनुसार वर्गीकरण वस्तुओं के विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए संभावित उत्तम उपाय है। यानी वर्गीकरण क्या है भाई? जेएस मिल के अनुसार वर्गीकरण है वस्तुओं के विचारों को क्रमबद्ध एक क्रम में रखना, क्रमबद्ध एक क्रम में रखकर, ठीक है ना, रखने की जो उपाय किए जाते हैं वो आपका क्या है? वो वर्गीकरण है। और ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं आपके जेएस मिल। रिचर्डसन, अगला जो परिभाषा दी है वर्गीकरण की वो रिचर्डसन ने दी है। और रिचर्डसन के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है। अर्थात वस्तुओं का वर्गीकरण क्या है? ज्ञान का वर्गीकरण है। वस्तुओं का वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है, जिसमें पुस्तकों के भौतिक स्वरूप के आधार पर समन्वय कर लिया जाता है। तो रिचर्डसन के अनुसार वस्तुओं का वर्गीकरण किसका वर्गीकरण है? ज्ञान का वर्गीकरण। अर्थात रिचर्डसन वस्तुओं के वर्गीकरण को ही हमारे ज्ञान का वर्गीकरण मानता है, जिसमें पुस्तकों के भौतिक स्वरूप के आधार पर क्या कर लिया जाता है? उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। ये रिचर्डसन मानते हैं। अर्थात रिचर्डसन जो है वो अलग नहीं मानता है। रिचर्डसन कहता है कि जो वस्तुओं का वर्गीकरण हुआ है वही किसका वर्गीकरण है जी? वही ज्ञान का वर्गीकरण है। नेक्स्ट है अपने वर्गीकरण के चरण। वर्गीकरण के चरण, वर्गीकरण के तीन चरण होते हैं। वर्गीकरण के तीन चरण होते हैं। पहला चरण होता है आपका विभाजित करना, टू क्लास। दूसरा चरण है आपका वर्गीकृत करना, टू क्लासिफाई। और तीसरा चरण होता है वर्गीकरण करना, टू क्लासिफिकेशन। अर्थात टू क्लास, टू क्लासिफाई और टू क्लासिफिकेशन, ये तीन चरण होते हैं आपके वर्गीकरण के। हिंदी में बताएं तो विभाजित करना, वर्गीकृत करना और वर्गीकरण करना। सबसे पहले जो प्रक्रिया की जाती है वो विभाजित करने की जाती है या टू क्लास की जाती है। विभाजित करने में क्या होता है कि पुस्तकालय में जो सामग्री होती है उन वस्तुओं को समूह में रखने के लिए किसी समानता
अथवा असमानता के रूप में विभाजित कर लिया जाता है। कहें तो विभाजित करने में या तो समान वस्तुओं को एक साथ रख लिया जाता है या असमान वस्तुओं को एक साथ रख लिया जाता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है आपकी टू क्लास की। यह आपके वर्गीकरण का पहला चरण है। जब ये कार्य हो जाता है, समान वस्तु एक तरफ या असमान वस्तु एक तरफ, उसके बाद द्वितीय चरण शुरू होता है वर्गीकृत करना, टू क्लासिफाई। द्वितीय चरण में क्या होता है, वर्गीकृत करने में, टू क्लासिफाई में अनेक विशेषताओं के आधार पर जो कार्य हम यहाँ कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ क्या किया, एक तो हमने समानता ली, या तो समानता, या हमने क्या ली, असमानता। समानता या असमानता के आधार पर अलग कर ली, या तो ये कार्य किया या ये कार्य किया। एक कार्य हमने कर लिया, समानता या असमानता के आधार पर वस्तुओं को अलग कर लिया। ये कार्य किया हमने विभाजित करने में, टू क्लास में। वर्गीकृत करना, अब इनमें क्या करेंगे, इनकी अलग अन्य विशेषताएं देखेंगे और उनके आधार पर, चाहे समानता या असमानता के आधार पर हम क्या बनाएंगे, पहले वर्ग बनाएंगे और फिर हम क्या बनाएंगे, उपवर्ग बनाएंगे। दो भागों में बांट देंगे। अगर असमानता से किया है तो भी हम यही कार्य करेंगे, पहले वर्ग बनाएंगे और फिर उपवर्ग बनाएंगे। ठीक है, अब वर्ग है, वर्ग से निर्माण किसका होगा, उपवर्ग का निर्माण होगा। उपवर्ग भी दो प्रकार के होते हैं, एक विसर्ग और एक सहवर्ग। विसर्ग और सहवर्ग में क्या होता है कि उपवर्ग में सहवर्ग होता है, जैसे एक जो है वर्ग वो दूसरे वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता, वो आपका होगा क्या, सहवर्ग। जैसे गुलाब का फूल है, लाल ही उसका कलर है, लेकिन हम उसका कलर को उससे भिन्न नहीं कर सकते, वो क्या है, सहवर्ग। और विसर्ग वर्ग जो होता है वो क्या होता है, जैसे एक पिता है, एक पिता की 4 संतानें हैं, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी माता है, ये सब मिलके क्या बने हैं, एक वर्ग के या उपवर्ग के रूप में विभाजित हुए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने वर्गीकरण के चरण में क्या देखा कि वर्गीकरण के चरण में 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पहली प्रक्रिया होती है आपकी टू क्लास, अर्थात विभाजित करना। वस्तुओं को या तो समानता या असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। और बांटने के बाद द्वितीय प्रक्रिया शुरू होती है, और द्वितीय प्रक्रिया में टू क्लासिफाई में हम इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और वर्गीकृत क्या करते हैं कि जो समानता और असमानता के आधार पर हम लिया है उनको वर्ग या उपवर्ग में विभाजित कर सकते हैं। तीसरा जो हमने चरण लिया है वो लिया है वर्गीकरण करना, यानी टू क्लासिफिकेशन। अब हम अपनी मूल प्रक्रिया में आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इनके जो वर्ग और उपवर्ग बने हैं उनको किसी उद्देश्य से, कुछ सिद्धांत या कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए क्या लेंगे, या तो निश्चित कोई उद्देश्य होगा, या निश्चित कोई सिद्धांत होगा, या निश्चित कोई क्रम होगा, उनको दृष्टि में रखेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, इनका निर्माण करेंगे। ये जो है आपका वर्गीकरण जो करना है, ये निश्चित उद्देश्यों को लेकर होता है। जैसे हम बात करें एक मानव की, मानव का विभाजन हम कर सकते हैं कि कौन मानव लंबा है, कौन मानव छोटा है, ठीक है। तो ये मानव क्या, कौन मानव गोरा है, कौन मानव काला है, इस प्रकार का विभाजन हम निश्चित उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मानव का विभाजन। हम वस्तु के आकार का भी विभाजन कर सकते हैं जैसे छोटी वस्तु, बड़ी वस्तु, उनके आकार को लेकर भी विभाजन कर सकते हैं। रंग के आधार पे भी कर सकते हैं, जैसे लाल कमीज, सफेद कमीज, तो इस रंग के आधार पे भी वर्गीकरण कर सकते हैं। सार रूप में कहें तो ये अगर हम समझना चाहें तो एक पुस्तकालय में जैसे एक सामग्री है, पुस्तक पुस्तकों का ढेर है एक पुस्तकालय में, वो पुस्तकों के ढेर को हम क्या करेंगे कि या तो उनकी समानता या असमानता में रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सी पुस्तकें हिंदी की हैं और बहुत सी पुस्तकें जो है एक अन्य विषय की हैं, जैसे सामाजिक ज्ञान की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू क्लास में हम क्या करेंगे कि उनको समूह में या तो समानता के आधार पर या असमानता के आधार पर अलग करेंगे। तो समानता के आधार पे कर लो चाहे असमानता पे, हिंदी की पुस्तकें एक तरफ आ जाएंगी और सारी हिस्ट्री की पुस्तकें वो एक तरफ आ जाएंगी। ये काम हमने किया टू क्लास में, ठीक है जी। फिर आते हैं हम वर्गीकरण करना टू क्लासिफाई में। यहाँ क्या होते हैं इनकी विशेषता। अब विशेषता कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी वाला ढेर है, उसकी हमें विशेषता लेनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें गद्य कौन सा है, उसमें पद कौन सा है। अगर गद्य है
तो गद्य में कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सा है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, उनको वर्ग या उपवर्ग में विभाजित कर देंगे। ठीक है जी। फिर हम निश्चित उद्देश्यों में आएंगे, नियमों में आएंगे। नियमों में देखेंगे कि बड़ी पुस्तक कौन सी है, इनमें छोटी कौन सी है, या किसका कलर क्या है। इन चीजों को ध्यान में रखकर हम जो है विभाजन करते हैं। ये वर्गीकरण के चरण है आपके। वर्गीकरण के 3 चरण है आपके, विभाजित करना, वर्गीकृत करना और वर्गीकरण करना। आगे अपना डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार विषय के प्रकार। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहते हैं कि विषय के 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ ये जो हमें विषयों के बीच में आए हैं वर्गीकरण के, वो इसलिए कि जब तक हम विषयों को नहीं जानेंगे तब तक हम वर्गीकरण को नहीं जान पाएंगे। तो जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विषयों के प्रकारों को जो वर्गीकृत किया है वो 3 भागों में किया है। एक किया है मूल विषय या फिर बेसिक सब्जेक्ट। मूल विषय में क्या होता है, जो सब्जेक्ट अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, जिसमें संपूर्ण एक का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें एक जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो मूल विषय होता है। जैसे आपका राजनीति शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। ये सारे के सारे कैसे विषय हैं आपके, ये आपके मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट है। यौगिक विषय, यौगिक विषय में क्या होता है, एक मूल विषय और उसका कोई अंग, या एक मूल विषय और किसी दूसरे विषय का अंग अगर आपस में मिल जाए तो वो कैसा विषय होता है, वह यौगिक विषय या कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। जैसे हम अर्थशास्त्र में लगान पढ़ते हैं, समाज में परिवार पढ़ते हैं, या फिर अपन पुस्तकालय विज्ञान में सूचीकरण पढ़ते हैं, पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण पढ़ते हैं, या राजनीति विज्ञान में प्रधानमंत्री के कर्तव्य पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 2 चीजें आई हैं। एक आया है मूल विषय, क्या है, अर्थशास्त्र, और उसके साथ उसमें अर्थशास्त्र का एक विषय है उपवर्ग लगान। यहाँ समाज, समाज सोशल साइंस का एक विषय है, और समाज शास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं, परिवार को। तो समाज एवं परिवार, अगर हम इसको मात्र समाज लें, समाज शास्त्र, तो ये कैसा विषय था, मूल विषय। और मूल विषय से निकल के यहाँ हमने इसको परिवार से जोड़ दिया तो ये बन गया आपका यौगिक विषय। तो हम सामान्य कह सकते हैं कि जो मूल विषय होता है वो अपनी मूल अवस्था में होता है, लेकिन उस मूल विषय के साथ उसका कोई अंग या पार्ट ले लिया जाता है तो वो कैसा विषय बन जाता है, आपका यौगिक या कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो तीसरा विषय है वो है आपका जटिल विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। यहाँ क्या होता है कि 2 से अधिक विषय, 2 या 2 से अधिक विषय आपस में मिले हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में गूंथे हुए होते हैं। जैसे हम बात करें होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में क्या होगा, होम्योपैथिक में होम्योपैथिक के उपचार के बारे में जानकारी होगी, होम्योपैथिक के जो रोग है उसके लक्षणों के बारे में जानकारी होगी, उसमें कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं उनके बारे में जानकारी होगी, कहाँ से वो दवाई बनती है उनके बारे में जानकारी होगी। अर्थात ये बहुत सारे विषय मिल गए, इसलिए ऐसे विषय को क्या कहा जाता है, जटिल विषय कहा जाता है। ये उदाहरण आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में भी देख सकते हैं। अर्थात यहाँ भी क्या होता है कि रोग, रोग के लक्षण, रोग के उपचार, रोग की औषधियां कहाँ प्राप्त होती हैं, इन सब की जानकारी यहाँ अपने को होती है। और इस प्रकार के जो विषय हैं वो जटिल हैं। सार में कहे तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विषय 3 प्रकार के बताए हैं, एक मूल विषय, एक आपका यौगिक विषय और एक आपका जटिल विषय। मूल विषय वो अपने मूल स्वरूप में होता है, यौगिक विषय में विषय के साथ उसका या किसी अन्य विषय का एक पक्ष जुड़ा हुआ होता है, और जटिल विषय होता है वो बहुत से विषयों का समूह होता है। इस प्रकार से जो है ये देखा जाता है। वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण के उद्देश्य या पर्पज, वर्गीकरण के उद्देश्य या पर्पज, कि भाई वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण का जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है सहायक क्रम में व्यवस्थापन। अर्थात पुस्तकें हैं उनको, या पाठ्य सामग्री है पुस्तकालय में, उनको उनके सहायक क्रम में रखने के लिए पुस्तकालय वर्गीकरण है वो कार्य करता है। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है कि पुस्तकों को सहायक क्रम में रखना। जैसे इससे क्या होगा जी, पाठक को सहायता मिलेगी, पुस्तकालय कर्मचारियों को सहायता मिलेगी, अर्थात सामग्री है वो तुरंत उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो वर्गीकरण का पहला उद्देश्य है सहायक क्रम।
दूसरा है सही प्रतिस्थापन। सही प्रतिस्थापन से तात्पर्य होता है कि पुस्तकालय में पुस्तकें हैं वो एक निश्चित क्रम में, पाठ्य सामग्री एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित व्यवस्था में रखी हुई होती है, लेकिन बार बार पाठक को लेने देने में वो पुस्तकें इधर उधर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो उनको वापिस उनके स्थान पे पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें वर्गीकरण की सहायता लेनी पड़ती है। और पुस्तकों का क्या होता है? शोधन होता है। शोधन से हमारा तात्पर्य होता है पुस्तक को उसके सही रैंक में पहुंचाने का। ठीक है। तीसरी है इसकी यांत्रिकी व्यवस्थापन, यानी अंकन। अंकन के माध्यम से भी जो है वर्गीकरण के माध्यम से अंकन प्रदान किया जाता है, और अंकन की सहायता से हम क्या करते हैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इससे एक साथ इसका अध्ययन करें तो देखिएगा आप कि जैसे मान लीजिए कोई पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें हिंदी की हैं, 5 पुस्तकें हिंदी की हैं, उनका वर्गीकरण हो रखा है और वो किसी दूसरी रैंक में चली गई, तो उनको सही रैंक में पहुंचाने के लिए उसको निश्चित क्या किया गया है? एक अंकन किया गया है। अंकन के माध्यम से वो कहाँ जाएंगी? उसका सही शोधन हो जाएगा, वो सही जगह पहुंच जाएंगी, और वो जब सही जगह पहुंच जाएंगी तो पाठक को लेने में असुविधा नहीं होगी, तुरंत पाठक को प्राप्त हो जाएंगी। और पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम की, पाठक का समय बचाए की पालना भी हो जाएगी। डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार वर्गीकरण के उद्देश्य है। डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने वर्गीकरण के उद्देश्य बताए हैं। पाठक द्वारा मांगे जाने पर पुस्तकालय में उपलब्ध किसी पुस्तक को पाठक के फलक पर शीघ्र या अतिशीघ्र बताया जा सकता है। शीघ्र या अतिशीघ्र बताया जा सकता है। किसके माध्यम से? आपके वर्गीकरण के माध्यम से। अगर वर्गीकरण नहीं किया गया हो तो वह पुस्तक मिल नहीं सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी वाला सब सब्जियों को एक जगह इकट्ठा कर दे, एक ढेर में रख दे, तो उसमें से जो है आपसे कोई एक विशिष्ट सब्जी निकालनी हो तो उसके ढेर को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार जो है ये क्या होता है कि मांगे जाने पर पुस्तकालय में उपलब्ध किसी पाठक को फलक पर शीघ्र या अतिशीघ्र उपलब्ध करवा देता है पाठ्य सामग्री को। दूसरा, पाठक जब कोई पुस्तक वापस लेकर आता है तो वर्गीकरण के माध्यम से उसे क्या करना होता है? उसी स्थान पर उसे भेजना होता है, तो उसी स्थान पर उसे भेजने के काम आता है आपका वर्गीकरण। और कोई पुस्तक पुस्तकालय में नवीन आती है, उसके आने में पर उससे संबंधित पुस्तकों के साथ व्यवस्थापन किया जा सकता है, क्योंकि अगर पुस्तक आई है तो उससे पहले भी पुस्तकालय में उस विषय से जुड़ी हुई कोई न कोई पुस्तक मौजूद होगी, तो हम ये देखते हैं कि वो पुस्तक वहां किस रैंक में है, तो उसके सही स्थान पर भेजने का कार्य ये करती है। अब अपना अगला टॉपिक है प्राचीन समय में वर्गीकरण का आधार, कि प्राचीन समय में वर्गीकरण का आधार क्या था। ठीक है, देखिए प्राचीन समय में पुस्तकालय के अंदर पुस्तकालय कर्मचारियों को वर्गीकरण का कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं होता था। उस समय पुस्तकालय कर्मचारी क्या करते थे? जो पाठ्य सामग्री है उनको, विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री को उनके विषय के अनुसार अलग अलग तरह के कवर चढ़ा देते थे और उनको एक साथ रखते थे। जैसे मान लीजिए मैथ की पुस्तक है, उन पे पीला कवर चढ़ा दिया, हिंदी पे नीला चढ़ा दिया, अंग्रेजी पे लाल चढ़ा दिया, और उनकी पहचान हो जाती थी कि लाल कवर वाली किसकी पुस्तकें हैं, कि अंग्रेजी की पुस्तक है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था? रंग के आधार पर। फिर रंग के आधार के बाद दूसरा समय आया बड़ी और छोटी पुस्तकों की, क्योंकि उस समय पुस्तकें सीमित मात्रा में होती थी और बड़ी और छोटी पुस्तकों के आधार पर उनको रखा जाता था। जैसे मान लीजिए छोटा सा हनुमान चालीसा था तो उसको एक तरफ रख दिया, बड़ा सा वेद की पुस्तक थी उसको एक तरफ रख दिया। अब कोई हनुमान चालीसा मांगने आता था, उसे पता था कि इतना सा छोटा सा है तो छोटी इधर रखी हुई है, लिमिट संख्या में होती थी, तो उन्हें आकार के आधार पर रखा जाता था। इसके बाद मानव थोड़ा विकसित हुआ और उसने जानना सीखा, तो फिर जो पुस्तक का लेखक था उसके लेखक के क्रम में, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुस्तकों को रखा जाता था लेखक के आधार पर। तो सबसे पहले रंग के आधार पर, फिर आकार के आधार पर, और फिर हम आ गए लेखक के आधार पर। जब लेखक के आधार में भी हमें असुविधा महसूस होने लग गई, तब हमने पुस्तक की आख्या, जो पुस्तक का शीर्षक था, उसके आधार पर हम पुस्तकों को रखने लग गए। जब ये भी समय गुजरा तो कुछ समय बाद हम क्या है
पुस्तकों का विषय, क्योंकि विषय फिक्स थे, हिंदी की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें, गणित की पुस्तकें, तो विषयों के आधार पर पुस्तकालय में पुस्तकों का व्यवस्थापन करने लग गए। और जब पाठ्य सामग्री और अधिक बढ़ गई, विभिन्न प्रकार की सीडी, डीवीडी आदि का प्रयोग होने लग गया, पुस्तकालय सामग्रियां विविध प्रकार की होने लग गई, तो हम भाषा के आधार पर जो है पुस्तकालय में पुस्तकों का या पाठ्य सामग्री का वर्गीकरण करने लगे। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय से लेकर अब तक जो वर्गीकरण का जो क्रम चला है, वो रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, लेखक के आधार पर, आख्या के आधार पर, विषय के आधार पर और भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। आज भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो किसके आधार पर होता है जी? पुस्तकालय में विषयों के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। वर्गीकरण के कार्य कि वर्गीकरण के क्या कार्य है? वर्गीकरण के कार्य और उद्देश्य लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं हमें, थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है। देखिएगा, वर्गीकरण का जो सबसे पहला कार्य है वो है आपका पुस्तकों के स्थान को सुनिश्चित करना। अर्थात हमें ये बताना कि कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है, वो हमें कहाँ प्राप्त होगी, ये कार्य कौन करता है? आपका पुस्तकालय वर्गीकरण। दूसरा कार्य करता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के चौथे नियम को बताता है ये कि पाठक का समय बचाता है, क्योंकि वर्तमान समय में समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा है पुस्तकों को पुनः रैंक तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, यानी पुस्तकों को, जो पुस्तक पाठक को दी गई है वो वापस पुस्तकालय में आई हैं, उनको वापस उसी रैंक में पहुंचाने का, उसी स्थान पे पहुंचाने का कार्य आपका कौन करता है? वर्गीकरण करता है। और पाठक को आसानी से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाता है, क्योंकि अगर वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, तो पाठ्य सामग्री आसानी से पाठक को प्राप्त हो जाएगी।